थैंक यू भाई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले तो मैं मेरे देश की आवाम को दिल से सलाम करूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख काफ़ी दिनों से अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हूँ। मेरी आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी। आई कैन नॉट रीड एनीथिंग और डस्ट वगैरह, पोल्यूशन वगैरह सबसे अपने आप को सिक्योर रखना था। फिल्मेंट्री केराटाइटिस करके एक इन्फेक्शन था जो मेरी आंखों में हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबके सामने आने की वजह ये है कि काफ़ी हद तक मेरा इन्फेक्शन क्योर हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 3 महीना घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। रीज़न ये है कि इन्फेक्शन जो है वो वापस से अटैक ना करे। तो सबसे पहला रीज़न, मैं सभी से तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से, क्योंकि आंखों की प्रॉब्लम थी तो ना मैं फ़ोन देख पा रही थी, ना मैं टीवी देख पा रही थी, ना मैं कोई अपडेट्स देख पा रही थी। तो काफ़ी हद तक का देश में ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं, शहर में ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं जो बहुत क्रिटिकल और बहुत निंदायक है, जो नहीं होना चाहिए, जो काफ़ी हद तक गलत है। आज मैं इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके बात करने की वजह यह है कि मैं काफ़ी ज़्यादा वक्त तो नहीं, लेकिन यस, डेली मैं मेरे घर पर ही 1 से 2 केसेस, मैक्सिमम मैं 5 अपॉइंटमेंट डेली की दे पाऊंगी ताकि मैं लोगों से मिलूं। बट रोज़ के 25 से 50 अपॉइंटमेंट देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मेक इट वर्क। मैं डेली के 5 अपॉइंटमेंट्स जो है देने वाली हूँ। दोपहर के 3 से 6 बजे तक का टाइमिंग। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, जिनकी वाकई में कोई मदद नहीं कर रहा है, जो बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत डिफ़िकल्टी में, वैसे लोग मेरे पास आए। चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो या फिर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ हो, या फिर वो रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि नशा मुक्त करने की कोई भी ऐसी सोर्सेज जिस पे आप चाहते हैं कि आप रिहैबिलिट करें और अपने घर के मेंबर को या खुद को क्योर करें, तो आप मुझ तक पहुँचें। दैन इसके अलावा अगर मैं जैसे कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं एक चीज़ और स्पष्ट बोल दूँ कि अगर कोई अधिकारी आपका काम करने के बदले में आपसे जबरन कोई चीज़ की डिमांड करता है तो वो कानून के कंप्लीट खिलाफ है। तो इन सारी चीज़ों पे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, बट मेक इट मार्क। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो ही आप मुझसे मिलिए, वरना आप अगले 3 महीने का इंतज़ार कीजिए। अब मीनवाइल ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के चलते हुए और पेंडेमिक की इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो हम अकेले नहीं, पूरे विश्व ने इसको बेयर किया है, पूरे दुनिया ने। तो हमको इसमें यह है कि जिस तरीके से हम क्रैश हुए हैं इस बीमारी को लेके, हमको फिर से एकजुट होके खड़ा होना है, काम करना है, और वी शुड कम बैक टू आवर ओन टाइम इंशाल्लाह। एंड बांद्रा का ऑफिस, क्योंकि अभी 3 महीना मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, ऑफिस जो है धारावी से ऑपरेट हो रहा है। बट मैं आज फिर से एक तरीके से आपके सामने अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि बांद्रा का ऑफिस सिर्फ 3 महीने के अंदर फिर ओपन हो जाएगा। रीज़न ये है कि मुझे पता है कि लोग इतने दूर दराज से आते हैं और उनको अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए होता है जो कहीं नहीं मिलता, तब वो मुझ तक पहुँचते हैं। वकील हज़ार है, डॉक्टर्स हज़ार हैं, हर चीज़ में आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोलो, NGOs बोलो, सब हज़ारों हज़ारों किस्म के बेस्ट टू बेस्ट डील हैं। बट कहते हैं ना, हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, किसी ना किसी के पास कुछ स्पेशल USP पावर्स होते हैं। हर किसी का दिमाग अलग तरीके से चलता है। तो खैर, मैंने तो मेरा दिमाग लगाया देश की उन्नति के लिए। तो जब भी लगे ऐसा कोई सहायता करने वाला इंसान आपको चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन दिलाए, तो यस, आई एम एब्सोल्युटली देयर विथ यू। मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये हमारा जो देश है हिंदुस्तान, ये देश जाना जाता है कि ये संतों का देश है, बुद्धों का देश है। मतलब यहाँ पे जिस तरीके की पूछता की जाती, चाहे वो हम हिंदुओं की बात करें, मंदिरों में मंदिर मूर्तियों की बात करें, या हम दरगाहों की बात करें, मज़ारों की बात करें, ये सब कुछ आपको सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में मिलेगा। या आपको ना सऊदी में मिलेगा, ना दुबई में मिलेगा, ना आपको ये हमारे विश्व के किसी और देश में मिलेगा जहाँ पे इतने सारे भगवान, इतनी सारी दरगाहें। ये क्योंकि हमारे देश का मोनोपोली है, ये आस्था है जो मान के चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। मंदिर मस्जिद खुलने में इतने महीने लग गए हमारे देश में, वहीं पे आप देखो वाइन शॉप्स खुल गए थे। हम कहते हैं कि हम ड्रग्स के खिलाफ हैं। जितने नाइट क्लब्स चल रहे हैं, क्या ये नाइट क्लब्स का खुलना ज़रूरी था? हुक्का पार्लर्स का खुलना ज़रूरी था? बार्स का खुलना ज़रूरी था?
और तो और डांस बार का खुलना ज़रूरी था, नहीं था, लेकिन सब चल रहा है। तो जो लीगल है, जिसकी वाकई में लोगों को ज़रूरत है, दरगाह पे जाते हैं, उनको सुकून मिलता है। मैं खुद जाती हूँ दरगाह पे, मंदिरों में जाके लोगों को पूजा करके उनकी आस्था भगवान के सामने रख के उनको सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें तो पहले खुलनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ, उसके लिए इतना वक्त लग रहा है। अब लोकल ट्रेन को आप ले लो, स्पेशल जो जिनके पास सरकारी नौकरी है वो ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर देश ने एक किस्म से ये दिखा दिया कि पार्शियलिटी कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ट्रैवल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अभी भी मुंबई मेरे ख्याल से ऐसे ट्रेन ओपन हुई है कि जहाँ पे लेडीज ट्रैवल कर सकते हैं, जेंट्स नहीं कर सकते हैं। कट कर ओके आपा, अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में जैसे अभी एसेंशियल सर्विस के लिए अलाउड है, बाकी अदर लोगों के को अलाउड नहीं है। Exactly. तो एसेंशियल सर्विस में कौन लोग आते हैं, और अगर आप मतलब गरीब आदमी है, 10,000 की नौकरी करता है तो वो नहीं जा सकता। अब उसके पीछे क्या हो गया है कि 2-3 हज़ार रुपया दे दो रेलवे को, वो आपको पास बना देगा एसेंशियल सर्विस का और आप जा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ा करप्शन चालू हो गया, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे अच्छा तो खोल ही देना चाहिए। बिल्कुल खोल देना चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे देश में एक चीज़ बेधड़ल्ले से बढ़ती है, वो है करप्शन। आप ये देखो कि आप सिर्फ ये एसेंशियल सर्विस ट्रेन की बात कर रहे हैं, इससे पहले आपको बसेस में घूमने के लिए, रोड पे निकलने के लिए, जब लॉकडाउन इनिशियली शुरू हुआ था तो जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने सब लोगों ने ID कार्ड्स बना के देना शुरू कर दिया। वो भी एक तरीके का बिजनेस चला। सैनिटाइजर बॉटल का, ब्लैक का, वो भी एक बड़ा बिजनेस चला। आप क्या कहते हैं, मास्क का, वो तो एक बहुत बड़ा स्कैमर बिजनेस चला। आप मतलब ये समझो कि अगर पेंडेमिक ने हमारे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को इतना तोड़ा है, तो क्या पूरी दुनिया ने उस किस्म को एक नेगेटिव प्रोफाइल में लेके उससे बिजनेस रेवेन्यू जनरेट किया? वो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी, ये कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदार है। जब कोविड-19 हिंदुस्तान में पहला केस जनवरी 30 को पकड़ा गया था, तो तब से ट्रंप वेलकम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इंडिया में एंटरटेन करना, क्या एक ये बड़ी लापरवाही नहीं थी? अभी हम दूर क्यों जाते हैं? मैंने आपके ही मुंह से सुना कि क्या नाम है उसका, सुरेश दलाल। इस कार्टून को मैंने पिछले साल ऑब्जर्व किया था कि ये मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बातें करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मदमस्त हाथी रास्ते पे गुजरता है तो बहुत सारे खुजली वाले कुत्ते भौंकते हैं। ये हम मुंबई गर्ल्स की एकदम बोलते हैं सरल सोच होती है, और हम उन कुत्तों को काटने नहीं जाते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन आज उस बंदे ने हद कर दी। उसने हमारे सीएम, महाराष्ट्र के सीएम श्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कहीं तो कहीं, मुंबई पुलिस को गंदी गंदी गालियां दी उसने। अब मैं आज फिर एक ऐलान करती हूँ कि मैं सुरेश दलाल के ऊपर केस बनाने चाह रही हूँ। अब इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बड़ा रोक लगाएगी ये देखना है, क्योंकि सेम चीज मैंने कंगना रनावत के केस में कही थी, जो कि FIR अब तक का फाइल नहीं हुई है। एप्लीकेशन अभी तक का पेंडिंग पड़ी है धारावी पुलिस स्टेशन में। पता नहीं किस तरीके का वेट किया जा रहा है। मतलब कोई देश के खिलाफ, आपके शासन के खिलाफ कुछ भी करे, अगर आप आवाज नहीं उठाते उसके लिए, तो ये समझ जाना कि कल को कोई आपके भी खिलाफ कुछ भी करेगा तो आप तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद की मदद खुद नहीं करोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं करने वाले। ये चीज एकदम क्लियर है। देखिए, मैंने फिर जो पहले कहा था वो बात को फिर रिपीट करूंगी। ये लोकतंत्र देश है, इसको लोग चलाते हैं। यहाँ पे किंगडम नहीं, किसी राजा का राज नहीं चलता है। लोगों को क्या लगता है, लोग मेजॉरिटी में क्या बोल रहे हैं, उनको सुनना इस देश के कानून का काम है। पेंडेमिक जैसी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हर किसी ने, अरे लोगों के घर के खाने के वादे हो गए, लोगों के रेंट भरने के वादे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के वादे हो गए, यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियों की बैंड बज गई। जिनके पास 10-10 गाड़ी थी, आज वो एक सिंगल गाड़ी पे आके खड़े हो गए। इतना मुश्किल का समय। अगर गवर्नमेंट कम से कम जो बिजली का बिल जो कि उनके हाथ में है वो माफ नहीं करवा सकती, तो ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है। हिंदुस्तान को वैसी गवर्नमेंट चाहिए जो गरीबों के बारे में सोचे, गरीबों के लिए सोचे, ना कि गरीबों को दबाने के बारे में सोचे।
अगर देखो मुझे एक बात बताओ, अगर अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो केस हुआ है उसमें सामने वाले को उसने इतना प्रेशराइज किया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, करेक्ट? तो अगर हमारा देश का कानून इस तरीके से जबरन उनको बिल भरने पे मजबूर करता है, खुदा ना खास्ता जो गरीब लोग हैं उन्होंने प्रेशर में आके खुद को कुछ किया। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, मैं खुद एक डिप्रेशन की बड़ी शिकार हूँ। डिप्रेशन इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है और हर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अपने हाथ पैर मार ले। वो बोलते हैं ना, समुद्र के तूफान के वक्त वो तैर ले और वो जीत ले, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनको रोजमर्रा कमा के खाना है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इसके हिसाब से देश का कानून साथ नहीं देगा तो वायलेंस ही बढ़ेगी। ऐसे देश के कानून में चेंजेस होने चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम सरकार बदलना चाहिए। कुछ नहीं कर सकती जनता, सरकार तो बदल सकती है, ये तो अपने हाथ में। वोट देना तो आज भी जनता के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट हमारे लिए इतना नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट को बदल दो, री इलेक्शन कराओ। री इलेक्शन होने के बाद में जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से लाइट का बिल पे किया जाएगा। करो री इलेक्शन, उठाओ पूरे देश की जनता आवाज कि री इलेक्शन होना चाहिए। पेंडेमिक में आप नौकरियां नहीं दिला पा रहे, जो नौकरियां जिनके पास थी उनकी छूट गई, 50% छूट गई। मैं मेरे खुद के स्टाफ को 60-70%, 60% यही सैलरी दे रही हूँ मैं, जब से लॉकडाउन हुआ, जब से अब तक, क्योंकि हम किसी को भी निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन वो इनकम ही नहीं है, रेवेन्यू नहीं है। इनकम तो दूर की बात है, रेवेन्यू मेंटेनेंस बेयर नहीं हो पा रहा है। कल किसी पुलिस कर्मचारी ने मेरे पीए को पूछा कि मैडम को फंडिंग कहाँ से मिलती है। मैं मेरे ट्रस्ट के अकाउंट डिटेल्स डाल रही हूँ। प्लीज यार, इन सवालों से मैं तंग आ गई हूँ। वाकई में अगर दुनिया में, देश में लोग दान करने का दिल रखते हैं, जो सोचते हैं कि गरीबों की मदद करना है, हमको अपना ज़कात, फितरा, सदका निकालना चाहिए, मुसलमानों की बात कर रही हूँ, जो बाकी वर्ल्ड वाइड जो डोनेशन पे बिलीव करते हैं, मैं अपना अकाउंट नंबर शेयर करने वाली हूँ। चेक कर लेना उसमें कितने रुपए हैं। और प्लीज़, अगर वाकई में आप अच्छे इंसान हो जो डोनेट करने का सोचते हो और आप अच्छे पुलिस कर्मचारी हो, भले ही आपकी पगार 35,000 हो, कुछ नहीं, 3500 रुपया साल में एक बार तो भी डोनेट करो। हमारे मुंबई में जितने कर्मचारी हैं पुलिस के, हिंदुस्तान में जितने कर्मचारी हैं, अगर वो अपनी पर मंथ सैलरी का 5% भी साल में एक बार हेल्प केयर फाउंडेशन को डोनेट करेंगे, तो वाकई में हेल्प केयर फाउंडेशन को लेकर मैं हिंदुस्तान के हर एक कोने में तकलीफ दूर करने का काम बिना किसी के डर के और बिना किसी झिझक के कंप्लीट करूँगी। देखिए, अर्नब को मैं पर्सनली नहीं जानती और ना मैंने कभी उसके इंटरव्यूज़ को देखा है, लेकिन मैंने एक दो बाइट्स को स्क्रोल करते हुए देखा। इट्स ऑलवेज मैटर, ये आपकी ज़बान है, ये आपकी ज़बान है जो आपको नियामत भी खिलाएगी और यही ज़बान है आपको जो शिक भी खिलाएगी। अर्नब की प्रॉब्लम ये है कि जो पूछने का तरीका था वो वॉयलेंट था। आपको पता है मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ और सही का साथ देती हूँ। पत्रकार की बात जहाँ तक है, यस वो एक अच्छा पत्रकार है, पर मीनवाइल जो बात करने का तरीका है वो मैटर करता है। अब यही चीज़ आप प्यार से पूछते, आप तरीके से पूछते, आपको जवाब भी मिलता, आपको अप्रिशिएट भी किया जाता, लेकिन आपका पूछने का तरीका, अर्नब का पूछने का तरीका बेहद ही वॉयलेंट था। वो पत्रकारों के ऊपर एक बहुत बड़ा मार्क लगा दिया अर्नब ने कि पत्रकार इस तरीके से भी पूछेंगे। अरे पत्रकार तो वो होता है जब आपकी पत्रकार, पता है आपको शायद इस बारे में होगा आइडिया, माइट भी, आप मुझसे सीनियर है। पत्रकार वो शख्स होता है कि ना वो कानून से डरता है, ना वो किसी गूंज यानी कि गुंडों से डरता है, ना किसी दादा से, ना किसी पटेल से। पत्रकार वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ सच सामने ला के रखता है, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रखता है। उसका तरीका होता है रखने का, उसका जो क्वालिटी ऑफ पॉलिशनेस होता है, उसी को पत्रकारिता कहते हैं। तो अर्नब के केस में हाँ, ये एक चीज़ है कि जिस तरीके से उसके घर में से घुस के उसे निकाला गया, किसी के ऊपर वायलेंट होना वाजिब नहीं है, गलत है। पुलिस को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप किसी के साथ वायलेंट हो। जिस तरीके से जबरन खींचा गया है, दैट वॉजंट अ राइट वे, इट इज़ रॉन्ग। कानूनी कार्रवाई ठीक है, जो केस हुआ है वो कितना सच है कितना गलत है ये तो कोर्ट में साबित होगा। सिर्फ एफआईआर बन जाने से सामने वाला कसूरवार नहीं हो जाता। एफआईआर बनाना तो आज की तारीख में बहुत आसान हो गया, इट्स वेरी इजी, लेकिन हकीकत में क्या सच है वो तो कोर्ट ही डिसीजन लेगी।
तो अर्नब के केस में मैं इतना ही कहूँगी, लेट्स बेटर वॉच फॉर द कोर्ट जजमेंट। नहीं, जिस प्रकार से पुलिस वहाँ घुसी थी बगैर नोटिस के, बगैर उसके, और सुबह सुबह 6:30 बजे किसी कोई भी आम, अगर मान लो चलो वो पत्रकार नहीं है, उसका उन लोगों का उसका तरीका भी उनको पसंद नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन इस तरीके से व्यवहार करना 6:30 बजे मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग 6:30 बजे कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ था पिछले साल, जब मैं सो रही थी और मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर 2 ही दिन हुए थे और मुझे हार्ट का ट्रबल है, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मुझे 2 ही दिन हुआ था, मुझे अटैक आया था, उसके 2 दिन के बाद की बात है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही किया गया, बस ये है कि थोड़ा बहुत अच्छा पोलाइट उन्होंने बिहेव किया और बड़े प्यार से कहा कि मैडम आपका मेडिकल पहले हम करा के देखेंगे, अनफिट रहा तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। ये भाजपा गवर्नमेंट को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस चीज़ का कि लेके जाके इन्होंने मुझे पता नहीं किस तरीके से कैसे जे हॉस्पिटल में एडमिट किया और शायद मेरा बाईपास सर्जरी करके मुझे ऊपर भेजने की प्लानिंग भी कर चुके थे। ये तो लोगों की दुआएं हैं, ऊपर वाले का साथ है और करम है कि मुझे कुछ हुआ नहीं। बाकी आपको मैं एक बात कह देती हूँ, जब तक आप कुर्सी के इस तरफ हो, आप जब तक यहाँ बैठे हो, आपका बोलने के स्टाइल अलग होता है, आपका सोचने का तरीका अलग होता है, आपका परफॉर्मेंस अलग होता है। जब भी ये जो कानून के ठेकेदार बैठे हैं, जो बिकते हैं कौड़ियों के भाव पे, इनके जाल में आप फंसे तो आप टेबल के इस तरफ से सीधा उस तरफ हो जाते हैं और वो खेलते हैं आपके साथ वो गेम, वो नहीं देखते किसका क्या नुकसान हो रहा है, हकीकत में सिर्फ जीत देखते हैं। जब मेरे ऊपर डी कंपनी के इतने एक्सटॉर्शंस, इतनी प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, मेरे दरवाजे पे एसिड के बल्ब फोड़े गए, मेरे ऊपर अटैक हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड था। सिर्फ एक नाकाबंदी में जिसमें मैंने देखा कि पुलिस वाले बेरहमी से डंडे बरसा रहे थे लड़कों के ऊपर, उसमें मैंने चिल्लाया और उस चिल्लाने पे मेरे खिलाफ एप्लीकेशन फाइल हुआ कि मेरा प्रोटेक्शन हटना चाहिए, तो हट गया। लेकिन आज अगर मेरी जान को कोई खतरा है और मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन, बताओ मैं? हमारी महाशय गवर्नमेंट, यही होगी ना जिम्मेदार। वेल, बातें करूँगी तो मैं बिल्कुल ख़त्म नहीं करूँगी।